हेलो गाइस, हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस था, कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख ली है। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हुई तो इफेक्ट क्या होगा। तो उसका इफेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। कई सारे केसेस में हार्मफुल भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे बेनिफिशियल कैसे होता है। तो डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो भी बैक्टीरिया के थ्रू जो रिलीज की जाती है टॉक्सिन, उसकी डाइल्यूशन होगी। अब डाइल्यूशन कैसे होती थी, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि वहाँ से ब्लड वेसल से जहाँ पे भी टिश्यू के साइड में टॉक्सिन रिलीज होगा, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो यहाँ से फ्लूइड का क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड बाहर आता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी टॉक्सिन चीज़ें हैं, टॉक्सिक जो भी रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू, वो क्या हो जाता था, डाइल्यूट हो जाता था। अगर डाइल्यूशन उसकी हो जाएगी तो हमारे लिए कम हार्मफुल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेगा, डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिन्स हो जाएगी। एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि हम लोगों ने बताया था कि परमिबिलिटी, जो वेसल्स की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से कोई भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो आसानी से यहाँ से ब्लड वेसल से कोई भी हम एंटीबायोटिक लिए तो हमारे ब्लड वेसल्स में आएगी, तो वहाँ से टिश्यू साइट पे आसानी से वो एंटीबायोटिक बाहर की तरफ जहाँ इंजरी है वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ट्रांसपोर्ट भी एंटीबायोटिक्स की वजह से इंजरी साइट पे भी चला जाता है। ठीक है, वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर निकलती है। अब यहाँ से ब्लड वेसल से प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकलती हैं, ल्यूकोसाइट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या निकलेगा, उसमें फिब्रिनोजेन निकलेगा, जो कि वहाँ क्लॉटिंग का काम करेगा। ठीक है, अब जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे क्लॉटिंग होना जरूरी है, तो क्लॉटिंग के लिए वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन बाहर आता है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ O2 एंड न्यूट्रिशन, वहाँ पे डिलीवरी ऑफ O2 और न्यूट्रिशन इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आपको जानना होगा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, देन आफ्टर इसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट कैसे होती है, सबसे फर्स्ट स्वेलिंग। कभी कभी स्वेलिंग हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। जैसे मान लेते हैं एपिग्लॉटिस में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्या करता है कि हीमोफिलस जो बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा है, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है एयरवे को, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एपिग्लॉटिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मान लेते हैं ये हमारी ट्रैकिया है और यहाँ पे ऐसे फ्लैप लाइक एपिग्लॉटिस होती है, जो कि क्लोज होती है ड्यूरिंग हम लोग स्वेलिंग करते हैं। ठीक है, तो जब ये इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी तो ये क्लोज कर देगी ना, ये क्या कर देगी, इस ट्रैकिया को क्लोज कर देगी, एयरवे को क्लोज कर देगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा है कि एलर्जिक रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होती है, अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। ठीक है, ये दो केसेस में हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, तो रिजोल्यूशन, वहाँ पे टिश्यू का रीजनरेशन होने लगता है, जो भी इंजर्ड टिश्यू है वहाँ पे रीजनरेट होने लगता है, नई टिश्यू बनने लगते हैं। फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्कार वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, एब्सेसिस हो जाएगी, वहाँ पे फ्लूइड पस वगैरह का कलेक्शन हो सकता है। या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ दिनों तक रहता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, अगर उसके बाद भी वो प्रोसीड कर रहा है, कुछ मंथ तक जा रहा है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन से इससे ही समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन इसका है। ठीक है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन पहले होती है, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन से वो ठीक नहीं हो रहा है तो देन आफ्टर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, और इसमें टिश्यू इंजरी और वेसल्स इंजरी भी होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोसेस है। ठीक है, इसमें पहले वाले एक्यूट इन्फ्लामेशन हम लोग देखे थे कि ल्यूकोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वेसल से बाहर आ रहे थे, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वेसल से बाहर आ रहे थे। लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी आती है, मैक्रोफेजेज में मतलब आ जाता है न्यूट्रियोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स भी, मतलब वो दोनों भी आते हैं इसमें न्यूट्रियोफिल्स भी आता है, न्यूट्रियोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रियोफिल्स में आ जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी आते हैं। ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, प्लाज्मा सेल भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का 3 सेटिंग है। तो क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, अगर मान लेते हैं कोई भी टॉक्सिक एजेंट है या फिर कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन है, उससे अगर हम लंबे समय तक एक्सपोज्ड हैं तो इन्फ्लामेशन हो सकती है। इन्फ्लामेशन में भी इंडोजेनियस और एक्सोजेनियस दोनों हो सकता है।
ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या है, तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने मैं पहले वाले लेक्चर में बताई हूँ कि इन्फ्लेट्रेशन होती है। कैसे इन्फ्लेट्रेशन होती है वो मैंने बताई थी कि वहाँ पे जो परमेबिलिटी रहता है जो ब्लड वेसल्स का वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेज, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के टिश्यू फ्लूइड्स में आ जाती हैं। यहाँ पे जो टिश्यू इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस होती है ड्यू टू सब्सटेंस रिलीज बाय मैक्रोफेजेज। यहाँ पे जो मैक्रोफेजेज है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूक्लियोफिल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, साइटोकाइनिन्स रिलीज करती है। ये प्रोटीएज जो है वो सेल्स की प्रोटीन को किल कर देता है, ठीक है। लाइपेज जो है लिपिड को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि वो जो इंजरी साइट है जहाँ पे भी ये मैक्रोफेजेज रिलीज हो रहे हैं वहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नेक्रोसिस भी होती है, ठीक है। पॉलीफ्रेटरी चेंजेस क्या होगी, रिपेयर एंड हीलिंग होगी, ठीक है। वहाँ पे हीलिंग होगी, रिपेयरमेंट होगी टिश्यू की। पॉलीफ्रेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं तो वहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स भी बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स का बनना एंजियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। फिब्रोब्लास्टिक पॉलीफ्रेशन, वहाँ पे क्लॉटिंग भी होती है, तो फिब्रोब्लास्टिक पॉलीफ्रेशन भी होती है। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट कर रही है ब्लड वेसल से, ठीक है, तो वहाँ पे पॉलीफ्रेशन भी होती है, क्लॉटिंग भी होती है, फिब्रोब्लास्टिक क्लॉटिंग। अब कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, तो फर्स्ट है मैक्रोफेजेज, ठीक है। मैक्रोफेजेज ये बहुत ही की कंपोनेंट है, बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए। तो फैगोसाइटिक सेल है, ये इनगल्फ करती है, कोई भी अगर पैथोजेंस आता है तो उसको किल कर देती है, इनगल्फ करती है, ठीक है। मैक्रोफेजेज में क्या आता है, मोनोसाइट्स आता है, ठीक है। मोनोसाइट अगर सर्कुलेशन में है तो उसे हम लोग सिर्फ मोनोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये मोनोसाइट मैक्रोफेजेज में कैसे चेंज होता है वो देखना है। मोनोसाइट को कब हम मैक्रोफेज बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा तो हम उस सेल को मोनोसाइट्स बोलेंगे, लेकिन ये मैक्रोफेज में तब बनता है जब ये ट्रांस माइग्रेशन करके कीमोटैक्सिस, जो कि मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, ट्रांस माइग्रेशन क्या होता है, कीमोटैक्सिस क्या होता है। ये कीमोटैक्सिस और ट्रांस माइग्रेशन करके ये जब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होना है, जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ टिश्यू से इनकाउंटर होती है, उसकी टिश्यू के साथ वो जब इनकाउंटर करता है जहाँ भी वो इन्फ्लामेशन या फिर इंजरी हुई है, तब इसे हम लोग माइक्रोफेज बोलते हैं। जब मतलब मोनोसाइट्स जब सर्कुलेशन में रहेगा तो उसे सिर्फ हम मोनोसाइट्स बोलेंगे, लेकिन जब वो मोनोसाइट्स इंजरी साइट पे जाएगा जहाँ पे भी इंजरी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जाके इनकाउंटर करेगा पैथोजेन से, टिश्यू से, माइक्रोब से, तब उसे हम लोग मैक्रोफेज बोलेंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेज बोलेंगे, यही है। और ये दो वर्ड्स आपको पहले वाले लेक्चर में देखने को मिलेंगे। लिम्फोसाइट्स भी ड्यूरिंग एक्सपोजर, ये लिम्फोसाइट्स पहले इनएक्टिव स्टेज में रहता है, हमारे सर्कुलेशन में इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन जैसे उसका एक्सपोजर होता है टॉक्सिन्स के साथ या फिर बैक्टीरिया के साथ, तो लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है और जो कि लिम्फोकाइनिन्स रिलीज करता है। और ये लिम्फोकाइनिन्स क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये हेल्प करता है स्टिमुलेट द मोनोसाइट्स, यानी मोनोसाइट्स को भी एक्टिवेशन में हेल्प करता है, उसको भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, लिम्फोकाइनिन्स। तो ये ऐसे हमारे लिए हेल्पफुल है। प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडी रिलीज होती है हमारी प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर आती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है वहाँ पे। मास्ट सेल, तो स्कैटर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होती है जो कि एनाफिलेटिक रिएक्शन, जो भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर पैरासाइटिक रिएक्शन होती है उसमें हेल्प करता है मास्ट सेल, ठीक है। इसनोफिलिया, जब भी रिएक्शन आईजी मतलब आईजी में इम्यून रिएक्शन है, इसनोफिलिया जो इम्यून रिएक्शन को देता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी, एनीमिया भी हो सकता है, या फिर एलिवेटेड यूरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स और लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।